ऑस्ट्रेलिया में एनटीएस से मिली पहली हार के बाद बांग्लादेश के साथ होगा नेपाल का अगला मुकाबला। पाकिस्तान से हार कर बांग्लादेश भी नेपाल के बराबरी पर टिकी। बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में नेपाल की जीत की संभावनाएं सबसे ज्यादा। हार से नेपाल को लेना होगा सबक। इस बार नंदन और शर्की पर लगाना होगा दांव। पहले मुकाबले में एनटीएस से मिली हार के बाद नेपाल बल्लेबाजी की जमकर आलोचना हो रही है। दरअसल नेपाल का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप रहा, जिसकी बदौलत नेपाल एनटीएस के खिलाफ 177 रनों का पीछा करने में नाकामयाब रही। लेकिन अब टीम को इस हार को पीछे छोड़कर अगली जीत के लिए एकजुट होना होगा और जो गलतियां एनटीएस के खिलाफ मुकाबले में नेपाल ने की उसे दोहराने से बचना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि टीम चयन को लेकर नेपाल टीम मैनेजमेंट को दोबारा सोचना होगा। भीम सर्की जैसे बल्लेबाज को बाहर बिठाकर लोकेश बाम जैसे युवा खिलाड़ी को उतारना किसी जोखिम से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति आज बनी, अगर कोई भी एक प्लेयर एक छोर थाम लेता तो शायद मुकाबले का अंजाम कुछ और होता। लेकिन बदकिस्मती से रोहित पौडेल वो जिम्मेदारी निभा नहीं पाए और भीम सर्की मैदान में थे नहीं। इतना ही नहीं, रोहित सिंह की जगह नंदन यादव को अगले मुकाबले में मैदान पर उतारना समझदारी भरा फैसला हो सकता है। दरअसल बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान के खिलाफ ठीक वही गलतियां की जो गलतियां नेपाल ने एनटीएस के खिलाफ की। बस फर्क सिर्फ इतना है, टॉप ऑर्डर ने अच्छी बल्लेबाजी की थी और मिडिल और लोअर ऑर्डर फ्लॉप रहा था। लेकिन नेपाल का टॉप ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त रहा, जबकि लोअर और मिडिल ऑर्डर ने कुछ हालात को संभालने की नाकाम कोशिश की। लेकिन रन गति बढ़ाने का प्रेशर इतना ज्यादा था कि टीम के बल्लेबाज उस स्कोर तक पहुंचने में नाकाम रहे। नेपाल टीम को यह समझना होगा कि दरअसल उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी बल्लेबाजी है। 10 और 11 नंबर तक जिस टीम के पास बल्लेबाजी हो, इतनी बल्लेबाजी में गहराई हो, तब भला उससे ज्यादा ताकतवर और कौन होगा। लेकिन अगर इतनी लंबी बल्लेबाजी के बावजूद आप 177 रनों का पीछा नहीं कर पा रहे, तो जाहिर तौर पर इस सोचने की बात है कि कहीं न कहीं कोई दिक्कत तो अभी भी बरकरार है। दरअसल ये नेपाल की पुरानी समस्या रही है कि नेपाल के बल्लेबाज टुकड़ों में चलते हैं। हर मुकाबले में एक या दो बल्लेबाज चलता है और अगले मुकाबले में वही फ्लॉप हो जाता है, जिससे नेपाल टीम बड़ा स्कोर का पीछा करने में नाकामयाब रहती है। ऑस्ट्रेलियाई कोच स्टुअर्ट लॉ ने नेपाल की टीम की कमजोरी को दूर करने के लिए काफी काम किया है, लेकिन उसका भी जमीन पर अभी कोई बहुत ज्यादा असर दिखाई नहीं देता। युवा खिलाड़ियों पर जरूर ज्यादा भरोसा कई बार जोखिम का सबक साबित हो सकता है, लेकिन दरअसल टीम मैनेजमेंट भविष्य की टीम तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है। इसके साथ ही मैनेजमेंट का दिमाग में T20 वर्ल्ड कप का क्वालिफायर मुकाबला भी है। उसके लिए टॉप एंड जैसे सीरीज के बाद क्वालिफायर मुकाबला खेला जाना है। इसके लिए टॉप एंड जैसे मुकाबलों में वो अपनी रिजर्व बेंच या फिर युवा खिलाड़ियों को आजमा लेना चाहते हैं। कुशल भुरतेल और आसिफ शेख के सस्ते में सिमट जाने के बाद लोकेश बाम को ऊपर भेजना गलत फैसला था, क्योंकि जरूरत थी कि रोहित पौडेल खुद को ऊपर प्रमोट करते और टीम को एक छोर से संभालते। लेकिन रोहित पौडेल ने ऐसा नहीं किया। पहले लोकेश बाम को भेजा और जब लोकेश बाम आउट हो गए तब खुद मैदान पर उतरे। जाहिर तौर पर तब तक प्रेशर बढ़ चुका था। संदीप लामिछाने का आज का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। यूं तो संदीप लामिछाने महंगे साबित हुए और एक ओवर में लगातार 4 चौके पड़ने के बाद उन्होंने 5वीं गेंद में बल्लेबाज का विकेट लेकर उसे माकूल जवाब दिया। संदीप लामिछाने ने इस मुकाबले में कुल 3 विकेट हासिल किए। ऐसे में बांग्लादेश के खिलाफ भी संदीप लामिछाने की भूमिका बेहद अहम होने जा रही है। संदीप लामिछाने में एग्रेशन और प्रदर्शन दोनों अभी बहुत बाकी है। ये आज एक बार फिर देखने को मिला। इसमें कोई शक नहीं है कि नेपाल टीम का मोस्ट सीनियर खिलाड़ी संदीप लामिछाने हैं। ऑस्ट्रेलिया की पिचों पर खेलने के साथ साथ दुनिया भर के तमाम बड़े क्रिकेट खेलने वाले देशों में खेलने का अनुभव भी है और दुनिया की अलग अलग लीग में खेलकर उसने अपने काम का लोहा भी मनवाया है। एक बार फिर संदीप लामिछाने और साहब आलम मिलकर बांग्लादेश का पुरिंदा बांध सकते हैं।
लेकिन करण केसी को भी बांग्लादेश के खिलाफ मौका देना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो रोहित की जगह पर करण केसी को लाया जा सकता है।